हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट नट वंस अगेन। मेरा नाम है तेजवीर यादव और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉलिड स्टेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसमें हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल्स की बात करेंगे। बच्चों, किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ यूनिट सेल्स की। ये यूनिट सेल्स कितने टाइप की होती हैं, और ये वाला जो लेक्चर होने वाला है वो सॉलिड स्टेट चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम लोग सॉलिड स्टेट का बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो जो आज की क्लास की शुरुआत में मैं करवाऊंगा बच्चों, वो वाली चीज़ें अगर आप ढंग से कवर कर लेते हो तो फिर आगे का सॉलिड स्टेट आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। और आज की क्लास शुरू करवाने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन वापस से उन बच्चों को दे देता हूं जो पहली बार मुझे डाउट नट प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है तेजवीर यादव और मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है आईआईटी बॉम्बे से। इसका मतलब मैंने आईआईटी जेईई अपना क्लियर किया है विद ऑल इंडिया रैंक 1588 और केवीपीवाई भी क्वालिफाई किया है। साथ साथ बच्चों मैंने गेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है, और इन सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं लास्ट 9 ईयर से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ फॉर आईआईटी जेईई। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब हम लोग एक बार मैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए कर देता हूँ। तो बच्चों, जो क्लास 12 बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए डाउट नट डेली डेली ये लाइव क्लासेस करवाने वाला है। दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये डेली क्लासेस होंगी जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें केमिस्ट्री की क्लास बच्चों 9 बजे होने वाली है। सुबह 9 बजे से केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है। और केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो डेफिनेटली आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। और ये क्लासेस से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा सिलेबस ए से लेके जेड तक पूरा का पूरा सिलेबस बच्चों करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज की क्लास में क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे? हम लोग बहुत सिंपल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे ही नहीं। हम लोग सिंपली क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्यूब। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब पढ़ेंगे हम लोग। बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एक क्यूब तो देखा ही होगा आपने, क्यूब तो देखा ही होगा। बस क्यूब की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमको पढ़नी है। साथ साथ में लैटिस पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग ये यूनिट्स पढ़ने वाले हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। ये बीसीसी और एफसीसी वर्ड्स जो है वो सॉलिड स्टेट में बच्चों बहुत यूज होने वाले हैं, तो ध्यान से समझना कि यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग पहले क्यूब की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों। तो अगर आप एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है, क्यूब बनाते हैं, जैसा आप यहाँ पर एक क्यूब देख सकते हैं, बहुत सारे क्यूब्स मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, ठीक है, एक क्यूब से स्टार्ट करता हूँ। मान लो कि हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, क्यूब बनाना सीखना पड़ेगा आपको। एक आपने ऐसे स्क्वायर बना लिया, एक ऐसे कुछ स्क्वायर बना लो, बहुत ही गंदा क्यूब बनेगा यार ये तो। और ऐसा कुछ मान लो आपने इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये एक क्यूब है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसमें ये कॉर्नर्स होंगे। लेट्स से इस कॉर्नर को बोल देते हैं कॉर्नर नंबर 1, इसको बोल देते हैं कॉर्नर नंबर 2, इसको बोल देते हैं 3, इसको बोल देते हैं 4, इसको बोल देते हैं 5, इसको बोल देते हैं 6, इसको बोल देते हैं 7 और इसको बोल देते हैं बच्चों 8। ठीक है, कितने कॉर्नर्स हो गए? इसमें 8 कॉर्नर्स हो गए। सही बात है, 8 कॉर्नर्स हो गए। अब अगर 8 कॉर्नर्स हो गए तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं क्यूब में, मतलब छोटी छोटी बातें एकदम जो दिख रही हैं वो वाली बातें मैं कर रहा हूं आपसे। नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ए क्यूब, नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ए क्यूब कितने हो जाएंगे बच्चों? 8 हो जाएंगे। ये बात तो समझ में आ रही है? नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ए क्यूब कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो पहली बात तो हो गई कॉर्नर्स की। अब बच्चों बात करते हैं नंबर ऑफ एज। एज कितनी है? साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स बोल देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बच्चों? तो अगर साइड्स काउंट करनी है तो वैसे तो आप काउंट कर सकते हो, जैसे 1 से ले 1 2 ये वाली एक साइड है, 2 3 ये वाली एक साइड है, 3 4 ये वाली एक साइड है और 1 4 ये वाली एक साइड है। तो इसका जो क्यूब का जो जो फ्लोर हो गया, जो बेस हो गया, वो एक स्क्वायर है यार। दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 एक स्क्वायर है, तो 4 साइड्स तो यहां पर हो गई।
प्लस जो इसकी छत है वो भी स्क्वायर है यार, ये 7 से 8, ये 5 से 8, ये 5 से 6 और 6 to 7, ये वाला जो छत है उसका भाई, अगर हम लोग कोई भी घर में रूम देखते हैं तो वो जनरली क्यूब शेप का ही होता है। तो आपका जो फ्लोर है वो हो गया एक स्क्वायर जिसमें 4 साइड होंगी, जो छत है वो भी होगा स्क्वायर जिसमें 4 साइड होंगी, नंबर ऑफ साइड्स 4 + 4। अब क्या खाली इतनी ही साइड है? नहीं बच्चों, ये फ्लोर को और छत को जो ज्वाइन करने के लिए जो दीवारें हैं, जो लाइंस हैं, वो भी तो यार साइड ही है। तो जैसे एक हो गया 1 से 6 ये वाली साइड, एक हो गया ये वाली, एक हो गया ये वाली और एक हो गया ये वाली। कितनी साइड हो गई बच्चों? 4 साइड ये हो गई। तो 4 + 4 + 4, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी बच्चों? 12 होंगी। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 12। 12 नंबर ऑफ एज होंगी, नंबर ऑफ साइड्स होंगी। सही बात है। अच्छा, अब बच्चों को बात करते हैं कि नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं। तीसरा, नंबर ऑफ फेसेस, फेस कितने हैं? नंबर ऑफ फेस कितने? फेस का मतलब क्या है कि अगर पूरा एक स्क्वायर को देखोगे तो वो एक फेस कहलाएगा। आप अपने रूम के आसपास देखिए और आप अपने रूम के आसपास देखिए और बताइए कि इसमें कितनी दीवारें दिख रही है, कितनी दीवारें दिख रही हैं। जनरली मैं इस चीज़ को ऐसे बताता हूं कि भाई एक तो फ्लोर होगा, ये एक फेस हो गया, और एक छत होगी, ये एक फेस हो गया। फ्लोर और छत ये दोनों तो फेस हो गए यार, फ्लोर और छत ये दोनों फेस हो गए। अब अगर आप किसी भी साइड में फेस करके खड़े हो जाओगे तो आपके सामने एक फेस होगा, आपके पीछे एक फेस होगा, आपके राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। मतलब अगर आप क्यूब के अंदर अपने आप को पाते हो तो नीचे और ऊपर, नीचे एक फेस ऊपर एक फेस, राइट में एक फेस लेफ्ट में एक फेस, सामने एक फेस पीछे एक फेस। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए। नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए यहाँ पर? 6 हो गए। दिख रहा है 6? कोई एक फेस का नाम बताओगे? जैसे जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर है तो ये फ्लोर 1 2 3 4 जो है वो अपना क्या है? एक फेस है। ये वाला 5 6 7 8 ये वाला भी एक फेस है। ऐसे ही और बाकी सारे भी आपको फेसेस दिखाई देंगे। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे बच्चों? 6 होंगे। सही है, नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे? 6 होंगे। अब हम लोग एक पर्टिकुलर फेस पे अगर फोकस करें, ध्यान से समझना बच्चों, फोर्थ वाला पॉइंट है, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर फेस पे फोकस करें तो उसमें हम लोग अगर लेट्स से कि ये वाला फेस देखते हैं, एक ये वाला फेस देखते हैं, ये वाला, अगर मान लो आपके पास में ये सबसे पहला वाला फेस देख लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 6 और ये 7, 1 2 6 7, ये यार कॉर्नर्स है, ये आपका एक फेस हो गया। क्या ये एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है? इसकी अगर ये वाली लेंथ a है, ये वाली लेंथ भी a होगी, तो बच्चों आप क्या मुझे बता सकते हैं 1 से 7 को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी? 1 से 7। क्योंकि ये फेस के बीचों बीच जा रहा है तो मैं इसको बोलूंगा कि ये फेस डायगोनल है। क्या है बच्चों? ये फेस डायगोनल। क्या है? फेस डायगोनल। अच्छा, क्या एक ही फेस डायगोनल है इसमें? नहीं भाई, एक और है। 2 को 6 से ज्वाइन कर दो, 1 को 7 से ज्वाइन कर दो और 2 को 6 से ज्वाइन कर दो, तो एक फेस में 2 फेस डायगोनल्स होंगे। कितने फेस डायगोनल्स होंगे बच्चों? 2 फेस डायगोनल होंगे, एक 1 से 7 वाला ये वाला और एक 2 से 7 वाला ये वाला। सही है, ये वाला भी तो एक फेस डायगोनल होगा। इसको मैं हटा देता हूं, अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। तो बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 से 7 वाले की लेंथ कितनी होगी? भैया ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ है a और जो ये वाली साइड है उसकी लेंथ भी है a, तो ये वाली a, ये वाली a, तो ये वाली मान लेते हैं x। पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? √2a। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2a। सही है, मतलब ये जो फेस डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी आएगी? इसकी लेंथ आएगी √2a। ये जो फेस डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी आएगी? √2a। अब भाई आप मेरे को बताओ ऐसे कितने फेस डायगोनल्स दिखेंगे एक फेस में? अगर एक फेस में बात करेंगे तो एक फेस में ये वाला 1 से 7 1 है, एक हो गया, और 2 to 6 ये एक हो गया। 2 फेस डायगोनल्स दिखेंगे बच्चों,
कितने दिखेंगे? दो फेस डायगोनल्स दिखेंगे। कितने फेस डायगोनल्स दिखेंगे? दो फेस डायगोनल्स दिखेंगे एक फेस में। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स, नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स इन ए क्यूब कितने होंगे बच्चों? दो होंगे। तुम बोलोगे सर ये तो एक ही फेस की बात है, ये तो एक फेस है, तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल इन ए क्यूब देखेंगे तो भैया वो होगा 2 into 6। सही है कि नहीं है? समझ रहे हो? 2 into 6 क्यों हुआ भाई? 2 जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक फेस में कितने फेस डायगोनल्स हैं। नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स इन ए फेस, एक फेस में कितने फेस डायगोनल है। और इनटू 6 क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस। तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स कितने हो गए? 2 into 6 मतलब नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने हो गए? 12 हो गए। और उसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ ईच फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ ईच फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ ईच फेस डायगोनल कितने हो गया बच्चा? लेंथ ऑफ ईच फेस डायगोनल कितना हो जाएगा यार? √2a हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत काम आने वाली है बच्चों, है ना, बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स इन ए क्यूब कितना हो गया? 12। और लेंथ ऑफ ईच फेस डायगोनल विल बी इक्वल टू √2a। फेस डायगोनल क्लियर है सभी को? फेस डायगोनल क्लियर है क्या? ये डायग्राम आप हर एक फेस में एक फेस डायगोनल को पाएंगे। जैसे ये 1 से 7 है और ये 6 to 2 है, ये वाला। मैं इसको ज़्यादा मैसी नहीं करना चाहता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको क्लियर रखते हैं, अलग अलग अपन कैलकुलेशन करते रहेंगे। अब एक बात और है यार, फेस डायगोनल के बाद में एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल के बाद में एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। तो अपना 5th पॉइंट हो गया बॉडी डायगोनल क्या होता है। मैं आपको उसी क्यूब में लेके चलता हूं बच्चों। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है? ध्यान से समझना, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है। आपको ये 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं? आप क्या करो, एक पर्टिकुलर कॉर्नर को देखो और उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन का कॉर्नर देखो। जैसे मतलब अगर आप 1 पे फोकस करते हो, लेट्स से कि 1 पे फोकस किया आपने, तो इसके ठीक अपोजिट में कौन होगा यार? 8 होगा। मतलब 1 से लेके 8 लाइन को ज्वाइन कर दो तो ये एकदम बीचों बीच जाएगा कि नहीं जाएगा यार? 1 से लेके 8 को ज्वाइन कर दो तो ये एकदम बीचों बीच जाएगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? बॉडी डायगोनल। क्या बोलने वाला हूं बच्चों? बॉडी डायगोनल। सही है, ये क्या हो जाएगा आपका? बॉडी डायगोनल। तो 1 से लेके 8 तक की अगर बात करेंगे, ये 1 है और ये 8 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? बॉडी डायगोनल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स क्या कितने होंगे एक क्यूब में? भाई आपने 1 से 8 को ज्वाइन कर दिया, मतलब दो कॉर्नर्स को कवर कर लिया, दो कॉर्नर्स को कवर कर लिया। अरे भाई दो अपोजिट कॉर्नर्स को अगर ज्वाइन करोगे तो एक बॉडी डायगोनल मिल जाएगा। कितने कॉर्नर है टोटल? 8 है, तो 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे बच्चों। नहीं मिलेंगे क्या? 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे। बॉडी डायगोनल में एक 1 से 8 हो जाएगा। अच्छा 2 से देखेंगे तो 2 के अपोजिट में कौन है बच्चों? डायग्राम में देख के कमेंट करके बता सकते हो क्या 2 के अपोजिट में कौन है? 2 के अपोजिट में कौन है? 2 के अपोजिट में कौन है? 1 के अपोजिट में तो 8 है, 2 के अपोजिट में कौन है बच्चों? 5 है। दिख रहा है? 2 के अपोजिट में कौन है? 2 के अपोजिट में कौन है बच्चों? 5 है। तो 2 के अपोजिट में हो गया 5। अच्छा 3 के अपोजिट में देख लो, 3 के अपोजिट में कौन हो गया बच्चों? 3 के अपोजिट में हो गया 6। और 4 के अपोजिट में देखोगे तो 4 के अपोजिट में हो गया 7। यही तो होंगे ना बच्चों अपने बॉडी डायगोनल्स। 1 के अपोजिट में 8, 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 6 और 4 के अपोजिट में 7। सही बात है भाई, यही होगा। तो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने मिलेंगे बच्चों? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स आपको मिलेंगे 4। बच्चों आपको ये मैं बेसिक चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जब फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो सारी चीजें यही काम आएंगी। हम टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ेंगे, उन सब में यही छोटी छोटी बातें काम आएंगी कि बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, फेस डायगोनल कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, वो सब। तो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने हो गए? 4 हो गए। क्या बच्चों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि लेंथ ऑफ ए बॉडी डायगोनल कितनी होगी? लेंथ ऑफ ईच बॉडी डायगोनल
लेंथ ऑफ ईच बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी भाई, एक की जितनी होगी बाकी सब की भी उतनी होगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सो लेंथ ऑफ ईच बॉडी डायगोनल कितना होगा, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। आप एक बात ध्यान से समझना है ना, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा, एक बार इमेजिन करवाऊंगा आपको। भाई 1 से 2 की जो लेंथ है, ध्यान से सुनना बच्चों, 1 से 2 की जो लेंथ है वो कितनी है, ए है, और 2 से 3 की जो लेंथ है वो भी ए है। समझ रहे हो, 1 से 2 की लेंथ कितनी है ए, और 2 से 3 की लेंथ कितनी है वो भी ए। तो आप मुझे क्या बता सकते हो कि 1 से लेके 3 की लेंथ कितनी होगी। इसको मैं हटा देता हूं, नहीं तो ये बहुत ही मैसी हो जाएगा। इधर की तरफ कर लेते हैं, किधर की तरफ, इधर की तरफ। ये है आपका 1 से 2, एक साइड है जिसकी लेंथ है ए, ये है आपका 2 से 3 जिसकी लेंथ है ए। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अरे ये 1 से 3 फेस डायगोनली तो है, तो फेस डायगोनल की लेंथ तो मैंने बताया भी है, फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √2a होती है। कितनी होती है, √2a होती है। 1 से लेके 3 तक की लेंथ कितनी होती है, √2a। अब आप एक बात बताओ, जब 1 से 3 तक की जो लेंथ है वो √2a है, तो 3 से 8 वाला डिस्टेंस ये भी तो a होगा। अब देखो ध्यान से, आप क्या करो, 1 और 3 को एक बेस मान लो, ये वाला इसके अपोजिट में, ये वाला a, और ये वाली एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गई यार। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो। तो ये √2a और ये a, और इसको मान लेते हैं अपन x। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर। तो ये 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, 3a स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। x की वैल्यू कितनी आएगी, √3a। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बॉडी डायगोनल होता है 1 से लेके डायरेक्टली 8 तक ज्वाइन करेंगे, तो जो ये बॉडी डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है बच्चों, √3a है। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √2a, बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, √3a होगी। मतलब 1 से 8 तक कनेक्ट करेंगे, 1 से 8 तक कनेक्ट करेंगे तो ये जो लेंथ है वो कितनी आएगी बच्चों, √3a। ये लेंथ कितनी आएगी, √3a। ये लेंथ कितनी आएगी, √3a। सही है, 1 से लेके 8 तक की जो लेंथ आने वाली है वो कितनी आने वाली है, √3a। ओके, अच्छा अब एक बात बताइए, अगर मैं इसका मिड पॉइंट देखता हूं तो ये वाली लेंथ कितनी होगी यार, ये वाली हो जाएगी √3a/2। भाई आधा कर दो, ये वाली भी कितनी हो जाएगी, √3a/2। और जो बॉडी डायगोनल का मिड पॉइंट होता है ना, उसको बच्चों बोलते हैं बॉडी सेंटर। क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर। बॉडी डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर। तो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स हो गए 4, लेंथ ऑफ ईच बॉडी डायगोनल कितना होगा बच्चों, √3a। सही है, बढ़िया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ का यूज करके मैं आपको एक बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला, मैं एक्चुअली कॉर्नर नहीं, सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर। कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर का मतलब क्या है, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना। भाई मान लो कि हमारे पास में एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है ऐसा कुछ, क्योंकि फेस सेंटर आसान है इसलिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। ऐसा कोई क्यूब है हमारे पास में, ठीक है, थोड़ा ड्राइंग को छोड़ देना, वैसे मैंने बहुत सारे क्यूब्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, मैं स्लाइड्स में भी आपको समझाऊंगा। ये एक क्यूब है, इसमें कितने कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे। फेसेस कितने होंगे बच्चों, फेस होंगे 6। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है, सही है। आप एक बात करो, जो ये वाला फेस दिखाई दे रहा है 2 से 3, 3 से 8, 7 से 8 और 2 7, फेस नंबर, जस्ट लुक एट फेस 2 3 8 7, इस वाले फेस पे फोकस करो, 2 3 8 7। मान लो मैंने यहाँ पर एक एटम रख दिया बच्चों, समझ रहे हो, ये एक फेस है, इसके सेंटर पे मैंने एटम रख दिया, तो मैं उसको बोलूंगा फेस सेंटर। भाई फेस का सेंटर, फेस सेंटर। अगर ये फेस सेंटर पे अगर एटम रखते हैं तो क्या ये बच्चों पूरा का पूरा इसी क्यूब के अंदर आएगा, नहीं। क्या होगा, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि इसका जो आधा हिस्सा है ना वो इस वाले फेस में, इस वाले क्यूब में आ जाएगा यार, ऐसे।
आधा हिस्सा इधर की तरफ आएगा, आधा हिस्सा इधर की तरफ आएगा। अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आया तो कुछ ऐसे समझ लीजिए। देखो यार, ये डायग्राम दिख रहा है क्या? हमने क्या किया, फेस ये वाला एक क्यूब था, ये वाला एक क्यूब है, ये अलग क्यूब है ना, इसको अभी ऐसा नहीं सोचना है कि ये आधा क्यूब कर दिया मैंने, ये पूरा एक क्यूब है। ये एक क्यूब था, ये ठीक है, ये एक क्यूब ले लिया मैंने। अब अगर इस क्यूब के फेस के सेंटर पे मैं एटम रखूंगा तो क्या ये सिर्फ इसी क्यूब के अंदर आएगा? नहीं भाई, आधा इसमें भी आएगा, आधा इसमें भी आएगा। समझ रहे हो? तो एक पर्टिकुलर क्यूब में कितना पोर्शन आया, बता सकते हो बच्चों? अगर ये फेस सेंटर को मैं देखता हूं तो एक पर्टिकुलर क्यूब में कितना आया? अगर लेट्स से कि इसको मैं बोलता हूं क्यूब नंबर 1, इसको बोलता हूं क्यूब नंबर 2, तो बच्चों ये जो एक एटम है वो क्यूब 1 में भी है और क्यूब 2 में है। क्यूब 1 में कितना है? आधा। क्यूब 2 में कितना है? आधा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर कितना होगा बच्चों? 1/2 होगा कि नहीं होगा? एक पर्टिकुलर क्यूब में उसका कितना पोर्शन आएगा? 1/2 पोर्शन आएगा। सही है। तो आप मेरे को बताइए बच्चों, अगर मैं हर एक फेस सेंटर पे एक एटम रख दूं, ध्यान से सुनना, हर एक फेस सेंटर पे एटम रख दिया, मान लो मैंने, नंबर ऑफ फेसेस कितने थे? देखो यार, चेक करके बताओ, नंबर ऑफ फेसेस कितने थे? नंबर ऑफ फेसेस कितने बताए थे मैंने बच्चों? 6 बताए थे। कैसे बताया था? नीचे एक फ्लोर होता है, ऊपर छत होती है, बीच में आप खड़े हो जाओ तो ऊपर भी फ्लोर फेस दिखेगा, नीचे भी फेस, राइट में, लेफ्ट में, आगे और पीछे। तो आप मेरे को बताइए, नंबर ऑफ फेसेस अगर 6 है, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6। नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं बच्चों? 6 है। नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6 है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ड्यू टू फेस सेंटर, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं एफसीसी पढ़ाऊंगा ना तो ये काम आपको आने वाली है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ड्यू टू फेस सेंटर्स, तो तुम बोलोगे सर 6 फेस हैं, 6 फेस सेंटर्स होंगे तो 6 एटम्स होंगे। भैया 6 एटम्स तो होंगे, लेकिन उन 6 एटम्स में से अगर किसी एक पर्टिकुलर एटम को देखोगे तो वो पूरा अपने क्यूब में नहीं होगा, वो बगल वाले क्यूब में भी होगा, और अगर बगल वाले क्यूब में होगा तो बगल वाले क्यूब में भी गिना जाएगा। तो हम तो अपने क्यूब की बात कर रहे हैं, तो अगर अपने क्यूब की बात करेंगे तो अपने क्यूब में उसका कितना कंट्रीब्यूशन आता है? 1/2 कंट्रीब्यूशन आता है। तो अगर आप देखोगे कि भाई 1 कंट्रीब्यूशन एक का, दूसरे का भी 1/2, तीसरे का भी 1/2, चौथे का भी 1/2, पांचवे का भी 1/2, छठवे का भी 1/2, तो 1/2 इंटू 6 कर देते हैं यार, कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 3 कंट्रीब्यूशन आएगा। क्या ये बात क्लियर है? ये 3 कहां से आया बच्चों? 6 इंटू 1/2। 6 क्या है? 6 क्या है? अगर मैं बोलता हूं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, यहां पे लिख देता हूं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ड्यू टू फेस सेंटर, कितना आएगा बच्चों? 6 इंटू 1/2 मतलब 3 आएगा। ये 6 क्या है? 6 क्या है बच्चों? 6 इंटू 1/2 क्या है? 6 क्या है कि भाई नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6 क्या है? नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? और 1/2 क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फेस सेंटर, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फेस सेंटर। सही है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फेस सेंटर। समझ में आ गया? क्लियर है? फेस सेंटर की बात हो गई। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फेस सेंटर कितना होगा? 1/2, और नंबर ऑफ फेसेस 6 है तो 6 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा यार। अब बच्चों बात करते हैं एज सेंटर की, ध्यान से सुनना यार, एज सेंटर। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एज सेंटर कितना होगा, या फिर साइड का सेंटर? भाई आप एक बात बताओ, मान लो ये क्यूब है, कितने क्यूब दिख रहे हैं आपको? 4 क्यूब दिख रहे हैं। ये क्यूब नंबर 1, ये क्यूब नंबर 2, ये क्यूब नंबर 3 और ये क्यूब नंबर 4। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, ये वाला एक क्यूब है, अपना क्यूब जो है ना उसको मैं ऐसे रेड कलर से दिखा देता हूं, बाकी साइड वाले क्यूब है, ये रेड कलर से मैंने दिखा दिया, ये अपना क्यूब है, ऐसा मान लो कि ये अपना क्यूब है, ये ठीक है, ये अपना क्यूब है। अब इसमें अपने क्यूब में भाई एक बात बताओ, कितने एज है? ये वाला भी अपना ही है, कितने एज है, कितनी साइड है? तो साइड कितनी बताई थी मैंने बच्चों? 12 बताई थी।
कैसे बताई थी आप देख लो यार, फ्लोर में गिन के देखो 4 साइड होंगी, छत पे गिन के देखो 4 साइड होंगी, और फिर 4 उनको ज्वाइन करने वाली होंगी। समझ रहे हो क्या? अरे भाई ये वाली एक साइड हो गई फ्लोर पे, ये वाली एक साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई, और ये वाली साइड हो गई। फ्लोर पे कितनी साइड हो गई? 4 साइड हो गई। ऐसे ऊपर कितनी साइड हो गई? 4 साइड हो गई। तो नंबर ऑफ साइड्स 4 फ्लोर पे, 4 ऊपर, और 4 उनको कनेक्ट करने वाली, ये वाली, अरे ये वाली 1 2 3 4। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 12 है। अगर मान लो मैं एज के एक सेंटर पे एटम रख दूं, तो क्या आप बता सकते हो कि ये पूरा का पूरा अपने क्यूब में आएगा क्या? बच्चों क्या ये पूरा का पूरा अपने क्यूब में आएगा? पूरा का पूरा अपने क्यूब में तो नहीं आएगा भाई। कितने क्यूब्स में जाएगा वो? ईच एज सेंटर इज शेयर्ड इन 4 क्यूब्स। दिख रहा है क्या यार? अरे भाई ये देखो, ये वाली जो एज है अपनी, देखो मैं उसको अलग कलर से दिखा देता हूं। जो ये वाली एज है, ये वाली एज, क्या ये सिर्फ अपने क्यूब की एज है? भाई इस बगल वाले में भी तो ये एज का काम कर रही है, नहीं कर रही क्या? इस वाले क्यूब में भी तो ये एज का काम कर रही है, नहीं कर रही क्या? इस वाले क्यूब में भी तो ये एज का काम कर रही है। 4 क्यूब्स में एज का काम कर रही है भाई। समझ रहे हो? ईच एज इज कॉमन इन 4 क्यूब्स। कैन यू सी दिस पॉइंट कि ईच एज इज कॉमन इन 4 क्यूब्स? 4 क्यूब्स में कॉमन है। अब भाई अगर 4 क्यूब्स में कॉमन है तो अपने क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन आया? भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एज सेंटर कितना आएगा? 1/4 आएगा, बिकॉज ईच एज इज कॉमन इन 4 क्यूब्स। दिख रहा है क्या? ये 4 क्यूब्स में कॉमन है। अगर ये 4 क्यूब्स में कॉमन है और ईच एज इज कॉमन इन 4 क्यूब्स, तो बच्चों मैं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि नंबर ऑफ एज कितनी है बताना? नंबर ऑफ एज कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? कितनी है बच्चों? अरे भाई अभी गिनाई थी, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 12 है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ड्यू टू एज सेंटर, अगर मैं एज के सेंटर पे एटम रख दूंगा तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे बच्चों? 12 एज हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 है, तो 12 इंटू 1/4 बच्चों कितना आएगा? 3 आएगा। एज सेंटर्स की वजह से भी कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 3 आएगा। अब मैं आपको बात करता हूँ कॉर्नर्स की, और ये बढ़िया पॉइंट है यार, ये बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, ये कॉर्नर वाला पॉइंट बढ़िया है क्योंकि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो ध्यान से देखना बच्चों, अगर तुम एक पर्टिकुलर क्यूब पे फोकस करते हो, जैसे मैंने अपने वाले क्यूब को हाईलाइट किया हुआ है, यहां पर फिर से हाईलाइट कर देता हूं। अगर अपने क्यूब पे फोकस करते हो, लेट्स से कि ये अपना क्यूब है, ठीक है, ये अपना क्यूब है, बाकी साइड वाले क्यूब है। आपने क्या किया? अपने वाले क्यूब पे एटम रख दिए, ये रख दिए। ऐसे हरा क्यूब जो है वो मैंने हाईलाइट करके अपना क्यूब बोल दिया, उसको क्यूब नंबर 1 बोल देते हैं। उसमें कितने कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं बच्चों? ये वाला साइड भी बना देते हैं। उसमें कितने कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं बच्चों? कितने कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं? 8 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं। तो तुम बोलोगे कि सर 8 एटम्स हो गए अपने क्यूब में, लेकिन बच्चों इफेक्टिवली अपने क्यूब में 8 एटम्स नहीं आएंगे। इफेक्टिवली अपने क्यूब में 8 एटम्स नहीं आएंगे। सोचने की कोशिश करते हैं भाई। अगर एक बात बताओ, एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस कॉर्नर पे फोकस करता हूं तो क्या ये सिर्फ अपने क्यूब का ही कॉर्नर है? क्या बाकी बिल्कुल भी कहीं पे भी कॉर्नर का काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चों। देखो ये अपने क्यूब नंबर 1 में तो कॉर्नर है ही। क्या क्यूब नंबर 4 का कॉर्नर नहीं है? ये 4 का भी है। क्या 3 का कॉर्नर नहीं है? 3 का भी है। ये 2 का भी है। मतलब समझ रहे हो? अपना वाला क्यूब, अपने के बगल वाला, ये अपना बगल वाला हो गया, अपने पीछे वाला और उसके बगल वाला। ये 4 क्यूब्स तो हो गए यार जिनमें ये कॉर्नर का काम कर रहे हैं। ये 4 क्यूब्स तो हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन चारों क्यूब्स का कॉर्नर है कि नहीं ये? और बच्चों इन चारों क्यूब्स में तो ये छत का काम कर रहा है, छत वाला कॉर्नर है। लेकिन अगर इन्हीं के 4 क्यूब, इन्हीं के ऊपर 4 क्यूब और इमेजिन करोगे तो उनमें ये फ्लोर का काम करेगा बच्चों। सो आई कैन से ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर इज कॉमन इन कितने क्यूब्स बच्चों? 8 क्यूब्स। दिख रहा है क्या आपको? हर एक कॉर्नर जो है वो कितने
क्यूब्स में कॉमन है बच्चों। क्या ये आप बात विजुअलाइज कर पा रहे हो कि हर एक कॉर्नर जो है दैट इज शेयर्ड इन 8 क्यूब्स। हर एक कॉर्नर कितने क्यूब्स में शेयर हो रहा है? 8 क्यूब्स में शेयर हो रहा है बच्चों। कितने क्यूब्स में? 8 क्यूब्स में शेयर हो रहा है। और अगर हर एक कॉर्नर 8 क्यूब्स में शेयर होगा तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम टू द यूनिट सेल विल बी 1/8। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर कितना आएगा बच्चों? 1/8 आएगा। कितना आएगा? 1/8। अच्छा, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं ये भी बता दो भाई। फिर नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? कितने कॉर्नर है एक पर्टिकुलर क्यूब में? देखोगे तो कितने कॉर्नर्स रहते हैं भाई? 8 कॉर्नर्स रहते हैं। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ड्यू टू कॉर्नर्स, अगर कॉर्नर्स पे, सारे कॉर्नर्स पे अगर हम लोग एटम रख देंगे 8 एटम्स, तो इफेक्टिवली कितने एटम्स आएंगे बच्चों? 8 इंटू 1/8। खाली एक एटम ही आएगा इफेक्टिवली। तो तुम बोलोगे सर हमको तो 8 दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई 8 हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एटम को देखोगे तो वो दूसरे क्यूब्स में भी कॉमन है। तो अपने क्यूब में इफेक्टिवली सिर्फ अपना अपना हिस्सा देखोगे तो वो कितना होगा? 1/8 होगा। मतलब कि हर एक एटम जो है वो 1/8 पार्ट अपने को देगा। हर एक एटम 1/8 पार्ट अपने को देगा। अब ऐसे 8 एटम्स है तो 1/8 1/8 तो कितना हो जाएगा इफेक्टिवली? 8 इंटू 1/8 एक एटम होगा यार। तो ये चीज़ को मैं अब समराइज कर देता हूँ, ये वाली चीज़ को मैं समराइज कर देता हूँ। और समरी कुछ ऐसी बनती है, समरी कुछ ऐसी बनती है, ठीक है। समरी कुछ ऐसी बनती है, कंट्रीब्यूशन वाले पार्ट की समरी, कंट्रीब्यूशन वाले पार्ट की समरी कुछ ऐसे बनती है बच्चों। ध्यान से देखना कंट्रीब्यूशन वाले पार्ट की समरी कैसे बनेगी कि अगर मैं सारे के सारे एटम्स, सारे के सारे एटम्स कहां पे रख दूं? कॉर्नर पे रख दूं, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द कॉर्नर्स, अगर सारे के सारे कॉर्नर्स पे मैंने एटम रख दिए तो इफेक्टिवली कितने एटम्स आएंगे? 8 इंटू 1/8। इफेक्टिवली एक एटम ही काउंट किया जाएगा यार। अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्स देखेंगे तो बच्चों, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्स कितना आएगा बच्चों? कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्स कितना आएगा बताइए? कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्स कितना आएगा भाई? नंबर ऑफ फेसेस कितने थे बच्चों? नंबर ऑफ फेसेस थे 6। नंबर ऑफ फेसेस कितने थे? 6। और हर एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन था बच्चों 1/2। तो नंबर ऑफ फेस सेंटर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्स कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर्स देखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर्स, हर एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 था, तो 12 इंटू 1/4 मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर्स बच्चों कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर ये सब आप बता रहे हो, इसका फायदा क्या है? बच्चों इसका फायदा है, आपको मैं एक क्वेश्चन करवा के बताता हूं तब समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा के बताता हूं तब समझ में आएगा। ध्यान से सुनना बच्चों। क्वेश्चन में बोला कि ए लैटिस इज फॉर्म्ड बाई, ए लैटिस इज फॉर्म्ड बाई एटम्स ऑफ एक्स एंड वाई, एटम्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एक लैटिस बन रहा है, क्रिस्टलाइन लैटिस है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा। अगर हम लोग यूनिट सेल देखते हैं तो उसकी यूनिट सेल क्या होगी? एक क्यूब होगी। और अगर उस क्यूब में देखेंगे तो ए लैटिस इज फॉर्म्ड बाय एटम्स ऑफ एक्स, हमको क्या बोला है कि एक्स ऑक्यूपाइज ऑल द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। एक्स जो है वो क्या कर रहा है? सारे कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड वाई ऑक्यूपाइज ऑल द फेस सेंटर्स, ऑल द फेस सेंटर्स ऑफ क्यूब। एक्स क्या कर रहा है? सारे के सारे कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। वाई क्या कर रहा है? सारे के सारे फेस सेंटर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ लैटिस। तो बच्चों आपको मैं पहले सही सॉल्यूशन से पहले मैं एक बार आपको वो बता देता हूं जो गलत सॉल्यूशन है और जो आपके दिमाग में आ सकता है, जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। मतलब मैं आपको करेक्ट सॉल्यूशन तो बता दूंगा क्योंकि करेक्ट सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले एक बार इनकरेक्ट सॉल्यूशन बता देता हूं यार, जो आपके दिमाग में आ सकता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ सकता है और जो बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे एग्जाम में करते हैं। बोलेंगे भाई एक्स जो है वो सारे के सारे कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। हाँ क्यूब में तो ऐसे गिनेंगे, हाँ क्यूब में तो 8 कॉर्नर होते हैं तो एक्स के एटम्स हो गए 8।
फिर बोलेंगे कि y जो है वो सारे के सारे फेस सेंटर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो y हो गया 6, x 8 y 6 लिख लो। फिर ऐसा कोई ऑप्शन दिखेगा नहीं, तो बोलेंगे कि 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x 4 हो जाएगा, y 3। बोलेंगे ये लैटिस का फॉर्मूला है, बट बच्चों ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है बच्चों, क्यों गलत है? क्योंकि जब आपने x के 8 एटम्स लिखे हैं तो वो 8 तो कॉर्नर्स हो गए, लेकिन अपने क्यूब में क्या है, अपने क्यूब में सिचुएशन समझो, अपने क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, अपने क्यूब में कंट्रीब्यूशन आएगा, देखते हैं कितना। अब हम लोग करेक्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। भाई अगर x सारे के सारे कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है तो कितना होगा, 8 तो है, लेकिन अपने क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना है हर एक का, 1/8, तो x इफेक्टिवली अपने क्यूब में एक ही है। y की बात करेंगे, नंबर ऑफ फेस सेंटर 6 तो हैं, लेकिन हर एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन अपने क्यूब में कितना है, 1/2, तो 6 इंटू 1/2 कितना हो गया, 3। तो बस करेक्ट सॉल्यूशन ये है कि x के एटम्स होंगे 1 और y के एटम्स होंगे 3, तो अपना लैटिस का फॉर्मूला बन गया XY3। समझ में आया कितना आसान है बच्चों, कितना आसान है, समझ में आया क्या बच्चों? बढ़िया हुआ या एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इस तरह का एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि एक लैटिस है, ए लैटिस इज formed by atoms of x and y। A lattice is formed by atoms of x and y। जो x है वो क्या कर रहा है, x occupies corners of atom, corners of cube। x जो है वो सारे के सारे कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। y occupies all the edge centers, सारे के सारे एज सेंटर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड z occupies all the फेस सेंटर्स। सही है, z occupies all the फेस सेंटर्स। तो बच्चों आप बताइए कि फॉर्मूला ऑफ लैटिस क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ लैटिस क्या होगा? मतलब लिटरली ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लिटरली ये क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था जो मैं शुरू में बता रहा था, तो फिर बच्चों आप कुछ भी करते रहो, ये क्वेश्चंस आप हमेशा गलत ही करोगे। आपको कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन सोचना है इफेक्टिवली कितना होता है, फेस सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन सोचना है, और एज सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन सोचना है। तो बच्चों कमेंट करके बताइए कि इसका लैटिस का फॉर्मूला जो है वो क्या आएगा, फॉर्मूला ऑफ लैटिस क्या आएगा बच्चों? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए बच्चों कि फॉर्मूला ऑफ लैटिस क्या आएगा, फॉर्मूला ऑफ लैटिस क्या आएगा? देखो भाई फॉर्मूला ऑफ लैटिस क्या आएगा, ध्यान से सुनना। x जो है, अगर तुम सोच रहे हो कि x जो है कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है तो x 8 हो जाएगा, एज सेंटर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है तो y 12 हो जाएगा, और z फेस सेंटर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है तो z 6 हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, ये बिल्कुल ही गलत है। कॉर्नर्स 8 तो होते हैं, लेकिन इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कॉर्नर्स का कितना होता है, एक ही होता है, 8 इंटू 1/8। तो फिर से मैं बोल देता हूं कि x के एटम्स कितने होंगे, 8 एटम्स हैं, लेकिन अपने क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना होगा एक एटम का, 1/8, तो 8 इंटू 1/8 कितना आ जाएगा, 1। सही है। ऑल द एज सेंटर्स, अगर एज सेंटर्स की बात करोगे तो नंबर ऑफ एज होते हैं बच्चों 12, और हर एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 होता है, तो ये आ गया 3। और z की बात करेंगे तो फेस सेंटर है तो 6 इंटू 1/2, ये भी कितना आ जाएगा, 3। तो बस x के एटम्स हो गए 1, y के एटम्स हो गए 3, z के एटम हो गए 3, तो करेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा XY3Z3। दिस विल बी योर करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द लैटिस। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? बढ़िया क्वेश्चन है यार ये, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों बहुत पूछे जाते हैं। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं, अगला क्वेश्चन करवाता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है कि एक लैटिस है जिसमें x के एटम्स हैं और y के एटम्स हैं। x occupies all the corners of lattice, y occupies half of face centers। y क्या कर रहा है, हाफ ऑफ फेस सेंटर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है।
x occupies all the corners of lattice, y occupies half of face centers और z occupies the body center, z occupies the body center। तो मुझे बताना है कि फॉर्मूला ऑफ लैटिस क्या होगा। बॉडी सेंटर का मतलब क्या है बच्चों? बॉडी सेंटर का मतलब है कि क्यूब के बिल्कुल अंदर, क्यूब के एकदम सेंटर पे है, जहां पे ये बॉडी डायगोनल्स आपके कट करेंगे ना, वो होगा आपका बॉडी सेंटर। तो बच्चों बताइए फॉर्मूला ऑफ लैटिस आपको क्या मिलेगा? कमेंट करके बताइए बच्चों फॉर्मूला ऑफ लैटिस क्या मिलेगा। फिर उसके बाद में हम लोग अब फटाफट क्विज करेंगे। पहले कमेंट करके बताइए मुझे कि फॉर्मूला ऑफ लैटिस क्या मिलने वाला है बच्चों। देखो भाई, x ऑक्यूपाइज ऑल द कॉर्नर्स, तो अब तक तो कॉर्नर्स का आपको याद हो ही गया होगा, 8 कॉर्नर्स होते हैं, सभी का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो x कितना हो जाएगा 1। y ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द फेस सेंटर्स। देखो बच्चों ध्यान से देखना, फेस सेंटर्स टोटल कितने होते हैं? फेस सेंटर्स टोटल होते हैं 6, लेकिन सारे के सारे फेस सेंटर्स पे y नहीं है, कुछ फेस सेंटर्स खाली हैं। हाफ ऑफ द फेस सेंटर्स आर ऑक्यूपाइड बाय y। इसका मतलब क्या है भाई? 6 का हाफ कितना होता है? 3 होता है। 3 फेस सेंटर्स पे y के एटम्स रखे हुए हैं और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बच्चों? 1/2। तो ये 3 इंटू 1/2 इफेक्टिवली आ जाएगा 3/2। तो y कितना हो जाएगा? 3/2। और अगर z की बात करेंगे, इट ऑक्यूपाइज द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर पे है, तो पूरा का पूरा अपने क्यूब के अंदर ही होगा, तो z हो जाएगा 1। तो ऐसा फॉर्मूला लिखोगे तो यार फिर थोड़ा गंदा लगता है, तो आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x हो जाएगा 2, y हो जाएगा 3, z हो जाएगा 2, x2 y3 z2। ये अपना फॉर्मूला ऑफ द लैटिस हो जाएगा बच्चों। चलो अब हम लोग क्विज कर लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जैसा किए हैं आपने, उसके बेसिस पे हम लोग एक क्विज कर लेते हैं छोटा सा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चंस दिखाई देंगे। 2 क्वेश्चंस दिखाई देंगे बच्चों, आपको 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। फटाफट शुरू करते हैं क्विज बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों फटाफट जो मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया है उसी पे बेस्ड ये 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखो यहाँ पर जो लैटिस पॉइंट है, कॉर्नर है या एज है या फेस सेंटर है या बॉडी सेंटर है, उसका कंट्रीब्यूशन बताना है। बस खाली कंट्रीब्यूशन बताना है। तो कंट्रीब्यूशन ही तो सिखा रहा था मैं आज की क्लास में पूरा। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चों? 1/8 होता है। एज सेंटर का कितना होता है? 1/4। फेस सेंटर का 1/2 और बॉडी सेंटर तो पूरा का पूरा 1 कंट्रीब्यूशन ही आता है यार। तो ए में आ जाएगा 1/8। 1/8 मतलब सेकंड, ए में आएगा सेकंड, ए में सेकंड ये हो सकता है, ए में सेकंड ये हो सकता है। सी वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, डी वाला भी नहीं हो सकता। या तो आंसर आएगा ए या आंसर आएगा बी। एज में होगा 1/4, 1/4 मतलब 3, तो बी में आ जाएगा 3, मतलब ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। फेस सेंटर में 1/2 और एज सेंटर में नहीं, बॉडी सेंटर में 1। सही है यार, ये वाला फंडा आप याद रख लो, कल की क्लास में भी बहुत काम आने वाला है। जो कल की क्लास हम लोग करेंगे सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी के बारे में, उसमें यही चीजें काम आएंगी बच्चों। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4, फेस सेंटर का 1/2, बॉडी सेंटर का 1। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, x एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। x एटम कहाँ पे हैं? कॉर्नर्स पे हैं। तो भैया x बोलोगे 8 एंड y एट द फेस सेंटर, y बोलोगे 6, तो x 4 y 3 आ गया। लेकिन बच्चों ये तो ऑप्शंस में है ही नहीं, मैंने बताया था ये गलत है। भाई कॉर्नर्स तो 8 हैं, लेकिन इफेक्टिवली देखोगे तो हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है। तो x कितना हो जाएगा? कॉर्नर्स हैं तो 8 इंटू 1/8 बच्चों, x कितना आ गया? 1। y कितना आ गया? y एटम्स एट द फेस सेंटर्स, 6 इंटू 1/2 कितना आ गया? 3। तो आ जाएगा आपका x y 3। दिस विल बी योर फॉर्मूला ऑफ लैटिस, मतलब ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर।
सही है। चलो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल्स के पार्ट 2 में। फ्राइडे 9 AM पे ही रहने वाली है, मतलब कि सुबह 9 बजे रहने वाली है। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें मैं सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी के बारे में आपको सारी चीज़ें डिराइव करवाऊंगा। तो जो जुड़े रहिए डाउटनट से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों।